एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक अलमीरा दिया जाए जिसमें कि कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं और मैंने आपको कुछ जूते दे दिए, कुछ बुक्स दे दी और कुछ मैंने आपको आपके मेडल्स वगैरह दे दिए, तो आप एक जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो जाके क्या करेगा कि जितने भी जूते हैं वो एक साथ रख देगा, है ना। जितनी भी बुक्स हैं वो एक साथ रख देगा। वो कहेगा जूते मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखूँगा, मेरी सारी की सारी बुक्स मैं यहाँ रखूँगा, उसमें भी मैं फिज़िक्स का यहाँ पे रखूँगा, केमिस्ट्री का यहाँ पे, बायोलॉजी का यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पर मैं अपने मेडल्स को चमकाऊँगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी, पढ़ने में मेरा मन लगा रहेगा। आप ऐसा कुछ करेंगे। पर मान लीजिए कि मैंने किसी दूसरे बच्चे को बहुत सारी बुक्स, जूते और वही उसके मेडल्स दिया और उसने क्या करा, जाके सारा का सारा ठूस दिया। उसको कोई मतलब नहीं था, जहाँ पे बायोलॉजी की बुक है वहीं पे 2-4 जूते भी पड़े हुए हैं, वहीं पे उसके मेडल्स भी पड़े हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप एक बात बताइए, अचानक से अगर आपको एक बायोलॉजी की बुक निकालनी है तो इस अलमीरा से निकालना आसान होगा या इस अलमीरा से? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि मैम इसमें जो है आसानी से हम जाएंगे और देखेंगे कि बायोलॉजी की बुक यहाँ पे है तो बायोलॉजी की बुक निकाल लेंगे, बहुत ही आसान रहेगा। तो आपने बिल्कुल सही समझा है। तो क्लासिफिकेशन का हमारा मेन यही पर्पज़ है कि हम चीज़ों को, बहुत ही जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं उसको उतना हम आसान बना दें जितना आसान हम बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर लेकिन हम क्या करेंगे, साइंटिफिक क्या डेफिनेशन होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम ला के अलग अलग ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डाल देते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से, उनकी डिसिमिलैरिटीज़ के हिसाब से कि उनमें क्या आपस में संबंध है और क्या अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं और हायरार्की में रख देते हैं ताकि हमें चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें यही डिस्कस करना है कि आखिरकार ये हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, ये ड्रामा हो क्यों रहा है आखिरकार। अगर हम ना भी करें क्लासिफिकेशन तो क्या हो जाएगा, कौन सी बला आ जाएगी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन के ऐसे बहुत से फ़ायदे हैं जिसको हम फील नहीं कर पा रहे। फर्स्ट आपका जो फ़ायदा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको कहूँ कि इस दुनिया के सारे एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जाके पढ़ो तो आप तो मर जाओगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। Study of 1 or 2 organism of a group gives the sufficient information about the essential feature of the group। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के बाद मान लीजिए कि एक दोबारा से हम उसी एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं आपको क्या करूं, एक बायोलॉजी की बुक दे दूं और फिर आपने उसे पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार बायोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है बेसिकली, है ना, कि हाँ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना होता है, लाइफ के बारे में पढ़ना होता है। तो मतलब आपको एक आइडिया तो लग जाता है कम से कम, है ना। और इसी तरीके से अगर फिजिक्स का आपको एक बुक दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन में भी होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ लेते हैं और हमें समझ में आता है कि हाँ और सारे ऑर्गेनिज्म भी लगभग ऐसे हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी जो है अंतर है, उस पर हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कि मैंने क्या करा, एक नई बुक लाई और फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे घर में वो बुक है। तो मान लीजिए सारे बुक्स, जूते और वो सारा कुछ मैंने एक साथ रख रखा था, फिर मैं अचानक से जाके मिला रही हूँ और इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही हूँ तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने बायोलॉजी की बुक को एक अलग से कंपार्टमेंट में रखा हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं जाऊँगी बायोलॉजी वाले कंपार्टमेंट में, देखूँगी अच्छा ये बुक क्या मेरे पास पहले भी थी, मेरे को लगा नहीं ये बुक तो मेरे पास पहले नहीं थी, इसका मतलब ये नई बुक है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के केस में भी होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि यार बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, समझ में आ जाता है ना। बताओ, हमें समझ में आ जाता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या रिलेशन है। तो हमें समझ में आता है कि यार केमिस्ट्री में भी कुछ फार्मूलाज होते हैं और फिजिक्स में भी फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, है ना। तो एक आइडिया हमें लग जाता है कि हाँ इन दोनों में ना यही रिलेशन है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि हाँ किस दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगला है, इट हेल्प इन नोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। और हमें ना ये भी समझ में आता है कि इनके बीच क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहे होंगे। जैसे हम देखते हैं कि बंदर है और ह्यूमन है तो उसके ना हम ना डीएनए को मैच करके देखते हैं कि कितने % डीएनए जो है वो सेम है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि यार ऐसा लगता है कि बंदर से हम लोग बने हुए हैं। तो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम फटाफट से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन करने के बहुत से तरीके हैं। ऐसा
ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन का एक ही तरीका है भाई, हर बच्चे का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और अपना अलग अलग तरीका हो सकता है क्लासीफाई करने का। तो इसी तरीके से जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन की करने की बात आती है तो उसमें भी अपना अलग अलग तरीका होता है। पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इस चीज़ पे जोर डालते हैं कि सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेंगे। मतलब मान लीजिए कि मेरे को कहा गया कि भाई एक काम करो, जिस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको बांटो, तो मैं बहुत ही ऐसे कैरेक्टर पे बांट सकती हूँ कि भाई जो मूव करेंगे मैं उसको मान दूंगी कि एनिमल है, और जो मूव नहीं करेंगे उसको मैं प्लांट मान लूँगी। मैं ऐसे भी क्लासीफाई कर सकती हूँ, है ना, मेरी मर्जी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर मैं बहुत ही कम कैरेक्टर लूँगी तो मेरा क्लासिफिकेशन बहुत ही बेहुदा रहेगा, बेढंगा रहेगा, क्योंकि भाई मैं क्या कर रही हूँ कि ऐसे में तो मैं क्या करूँगी, जो बैक्टीरिया मूवमेंट कर रहे हैं उसको भी रख दूँगी जाके एनिमल वाले ग्रुप में, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मूर्खता वाली बात हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर को मैं साथ में लूँ और फिर जाके क्लासिफिकेशन करूँ तो क्लासिफिकेशन और बढ़िया होगी, है ना, बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन हम कर पाएंगे। तो यही बताया जाता है कि ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। तो जब बहुत ही पुराने टाइम की बात है कि जब कहा गया जितने भी साइंटिस्ट थे कि यार क्लासिफिकेशन करो, तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, हम लोग मॉर्फोलॉजी देख लेंगे, 2-4 कैरेक्टर देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम बांट देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि एक तो होता है फ्लावरिंग प्लांट, एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, स्टेमन एंड स्टिग्मा के हिसाब से उन्होंने जैसे भी बांट दिया। और ये पता है क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल की तो आदत थी हर चीज़ में जाके मुंह मारने की, तो उसने कहा मैं क्लासीफाई करूँगा। तो सबने बोला कर दो, तो उसने कहा देखो ऐसा है, ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और हमारा ये जो है प्लांट है ये एनिमल है। बहुत ही ईजी सा उसने क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन जितने कम कैरेक्टर लोगे भैया उतना घटिया क्लासिफिकेशन होगा। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बहुत ही गंदा लगा बाद में जाके लोगों को। दूसरा तरीका था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हम बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं और ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात की जाती है बल्कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं कि हाँ बताओ इसमें सेल वॉल कैसी है, इसका सेल मेम्ब्रेन कैसा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, और मतलब उसके खाने का क्या तरीका है, मतलब एवरीथिंग को हम कंसीडर करके चलते हैं। रीडिंग अबाउट नेचुरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ एंड हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, बहुत कुछ देखते हैं हम, नेचुरल रिलेशनशिप, इवोल्यूशन, एवरीथिंग हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, बेंथम और हुकर ने दिया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट के नेम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, जहाँ पर मेन जोर हम ये डालते हैं कि भाई किसका एंसेस्टर कौन रहा है, किससे क्या बना है। In the system of organism are classified on the basis of their evolution on the earth from the primitive to the highly evolved। तो यहाँ पर हम छोटे से लेके बड़े की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि शुरू में जो था एक बैक्टीरिया आया था, उसी से ही धीरे धीरे इवोल्यूशन हो के आज एनिमल बन गए हैं। तो मतलब इस तरीके की हम बातें करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ना हम ऐसी ही बातें करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन से रिलेटेड। ये जो क्लासिफिकेशन था वो इज़लर एंड प्रेंटल ने दी थी, तो ये आपको याद करना है। साथ में हटचिंसन का नाम भी इंक्लूड किया जाता है। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको एज इट इज़ रट लेने हैं। अब बच्चों आपने बायोलॉजी ली है तो रटना तो पड़ेगा, इसमें मेरी गलती तो है नहीं। देखो कैसे भी करके याद करो, जैसे याद होता है याद करो, 2 बार रटो 3 बार रटो, जो करना करो। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम सिस्टम। अब क्या हुआ था ना कि जब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हुई तो सबने किंगडम बनाना स्टार्ट किया। सबने कहा कि हम अपने अपने किंगडम के हिसाब से बांटेंगे। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एस एरिस्टोटल ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 ही चीज़ होती है इस दुनिया में, या तो जो कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो वो उन्होंने कहा वो 2 तरह की होगी, या तो वो प्लांट होगी या तो वो एनिमल होगी। उन्होंने इतना ही बोला। लेकिन उसके बाद 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। 3 किंगडम जो था वो अर्नस्ट हैकल ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो प्लांटी है, जो प्रोटिस्टा है और एनिमिलिया है, उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो होता है प्लांटी, एक होता है एनिमिलिया, और एक उन्होंने कहा होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने कहा कि जो तुम्हें समझ में ना आए ना बेटा, अगर मान लो तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तुमने कहा कि ना तो ये मुझे प्लांट लग रहा है ना एनिमल लग रहा है, तो जितना भी कचड़ा लगे ना वो प्रोटिस्टा में डाल दो। इन्होंने यही कहा, ठीक है। जो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकल ने, तो उन्होंने ऐसा ही कहा। एक 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया था, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो उसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, बहुत ही फेमस है और आज जो है हम यही वाला क्लासिफिकेशन मानते हैं जो कि आर.एच. विटेकर जी ने दिया था, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया।
जिसमें उन्होंने कहा था कि यार बहुत हद मचा ली, मतलब प्रोटिस्टा में फिर भी कचरा ही है, अभी भी कचरा ही पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर चाहें तो अभी भी इस क्लासिफिकेशन को हम और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसका मेन जो बेस था कि किस हिसाब से बांटा गया, तो उन्होंने कहा था कि सेल वॉल प्रेजेंट है क्या, तो बोला गया हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है। उन्होंने कहा जब सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा ना तो उसको तुम प्लांट मान लेना, लेकिन उनकी गलती पता क्या थी, उन्होंने फंजाई को भी सेल डाल दिया था प्लांट में। क्यों? फंजाई के पास काइटिन का सेल वॉल होता है। उन्होंने कहा कि बस हमें नहीं पता, सेल वॉल है इसका मतलब प्लांट है। और ये हरकत की किसने थी? लीनियस जी ने की थी। पहले तो एरिस्टोटल ने खैर प्लांट और एनिमल की बात की थी, लेकिन बाद में ऐसे बहुत ही मतलब साइंटिफिकली जो माना गया कि हाँ कैरोलस लीनियस ने ही दी थी, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम का जो सिस्टम है वो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उन्होंने सेपरेट कर दिया यूनिसेलुलर एनिमल, एल्गी एंड फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बेसिकली कुछ नहीं था, प्रोटिस्टा ये था कि कुछ समझ में ना आए ना तो सीधा उसके अंदर डाल दो, वो कचरा है। नेक्स्ट है आपका 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम आर एच बिटेकर ने दिया था। उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था 5 किंगडम में टू डेवलप द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेकिन उन्होंने एक अच्छी क्लासिफिकेशन की थी, बहुत ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उन्होंने देखा था, बहुत सारे कैरेक्टर भी देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, तो मतलब बहुत ही फंटास्टिक सा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया आर एच बिटेकर ने। अब हम 1 बाई 1 जो है सारे के सारे किंगडम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा में क्या होता है कि हमारे सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। मतलब अगर किसी बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है तो उसको प्रोकैरियोट्स हम लोग कह देते हैं। प्रोकैरियोट्स में कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की जाती है और ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं। तो मोनेरा में ना सारे के सारे माइकोप्लाज्मा आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इन सब के बारे में हम देख लेते हैं आगे, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मोनेरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास की एक सिंगल सेल है, बहुत सारे सेल नहीं हैं। वो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब उनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है और मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग फॉर्म्स है और बहुत ही पुराने टाइप के चीप क्लास के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एक बात बता दूं कि अभी भी इतने ज़्यादा साल हो गए, डायनासोर मर गया, क्या क्या जो थे वो मर गए, लेकिन बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है, ये समझ के चलो। प्रिमिटिव जरूर है लेकिन बहुत चालू है, बहुत चंट है। नेक्स्ट है आपका द सेल आर द माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। और जो सेल होते हैं बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है बैक्टीरिया, है ना। सेल वॉल जो होते हैं जनरली इनके पास प्रेजेंट रहता है। जेनेटिक मटेरियल आर नॉट रिकॉग्नाइज इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन द नेकेड डीएनए। और इनका जो डीएनए होता है वो एक तरह से नेकेड होता है, मतलब किसी चीज़ से बाइंड नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब नंगा टाइप का डीएनए। ओके, नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। और जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है या हमारा गोल्जी अपरेटस है, ये सारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप का होता है एक्सेप्ट द जीन रिकॉम्बिनेशन। वैसे तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो ये लोग जीन रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं। फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड। फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर वो मूवमेंट कर पा रहे हैं तो फ्लैजिला रहेगा। फ्लैजिला से ना मतलब बैक्टीरिया मूवमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, सारा का सारा मोनेरा का ही ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल द क्लाइमेट। बैक्टीरिया हर जगह रह सकता है, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन, कितनी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी कुछ हो, कितने केमिकल एसिड्स कुछ भी प्रेजेंट हो, लेकिन वो जिंदा रहेगा। दे आर ग्रुप ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट विच लाइव अंडर द मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन लाइक द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रह सकता है जहाँ पे कतई नमक है, बहुत ज़्यादा नमक है ना, उस एरिया में भी रह जाएगा, नमक के अंदर घुस जाएगा वो। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रह सकता है जहाँ पे कतई गर्मी 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर की जगह पे भी वो जिंदा रहेगा बैक्टीरिया। मार्शी एरियाज मतलब कि जो आपका मार्शी एरियाज होते हैं, दलदल वाली जगह होती है, या तो जो आपके मिथेनोजेंस होते हैं, मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, उनके पेट के अंदर रहता है। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही अलग होते हैं, इनको कहा जाता है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। उनके पास क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होती है और यही कारण है कि वो इतने हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स में।
जैसे कि काउस में एंड बफेलो के जाके पेट के अंदर रहते हैं, है ना, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि गोबर के साथ ना मीथेन बन जाता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाना वाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। कहा जाता है कि वो सच्चे बैक्टीरिया, मतलब एक जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर होना चाहिए वही है वो। दे कंटेन द रिजिड सेल वॉल, उनके पास कतई रिजिड सेल वॉल होती है, कतई एकदम मोटी सी। इफ मोटाइल कंटेन द फ्लैजेलम, और अगर वो घूम सकते हैं फिर सकते हैं तो उनके पास एक फ्लैजेला होता है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, मतलब वो ग्राम स्ट्रेन में जो है ना कलर दे देता है। दे कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स, उनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उनके पास कैरोटेनॉइड्स भी होती है। दे मे बी यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सिंगल सेल, और कॉलोनियल का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक कॉलोनी में रह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हम इस कॉलोनी में रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं एक पर्टिकुलर कॉलोनी में। और वो फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह की फिलामेंट्स मतलब बनी हुई है, वो इस तरह के भी हो सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर, वो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मैरीन में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। सम ऑफ देम हैव द स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल टू परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ के पास ना स्पेशल तरह का हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेशल टाइप का एक बीच में हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये उसका हेटेरोसिस्ट है, तो यहाँ से वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एनसीईआरटी में एक फ़ोटो दी गई है, उसको देख सकते हैं आप, एनवीना की फ़ोटो है, उसको ज़रूर से आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरह का फ्री लिविंग प्रोकैरियोट होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, कतई सिंपल। दे आर ऑल्सो नोन एज द पीपीएलओ, उसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। उसको सिंपल क्यों कहते हैं, सिंपल ना उसका स्ट्रक्चर है, वो खुद सिंपल नहीं है, खुद तो वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का है, जिससे कि हमें जो इंसानों को बहुत तरह की बीमारियाँ भी हो जाती है ना, तो मतलब उसके पास ना सेल वॉल नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं कि ये सिंपल तरह का बैक्टीरिया, क्योंकि भाई इसके पास सेल वॉल नहीं है, और वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। सोचो, दे कॉज डिसीजेज इन द प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारी तरह की बीमारियां करता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो आप इसको इतना भोला भाला मत समझो, क्योंकि ये भोला भाला है नहीं है सच। नेक्स्ट है आपका किंगडम पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही खुशी की बात है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है उसमें हमारे अलग अलग तरह के क्लासेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मूड एंड प्रोटोजोआ। इसको भी हम 1 बाय 1 करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक प्रोटिस्टा के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इस बार जो है उसके पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस आ गया है ना, नए तरह का न्यूक्लियस आ गया है। मोस्ट ऑफ देम आर द एक्वेटिक फॉर्मिंग प्लैंकटन, और इसमें से ज़्यादातर जो है ना वो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं है ज़मीन पे नहीं रहता। मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड हेलोजोइक। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये लोग मतलब हो सकता है कि ये खाना खुद से बनाए, या हो सकता है कि ये लोग सड़ी गली चीज़ों को खाएं, या हो सकता है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जाके पेट के अंदर घुस के रहें, या तो हो सकता है कि ये जो है बाहर की चीज़ें ऐसा कोई चीज़ लेके सीधा खा ले। Flagella present are 11 stranded and 9+2 arrangement of the microtubule composed of the tubulin। अगर इनके पास फ्लैजेला है तो हम लोग ना आगे एक सेल वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो फ्लैजेला होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट पाई जाती है। तो अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, बस थोड़ा सा भी आप समझ लो, क्योंकि जब आप एक ही पॉइंट को बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये पॉइंट। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उसमें डायटम्स एंड गोल्डन एल्गीज डेस्मीट्स को इंक्लूड किया जाता है, ओके, फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर। ये आपको कहीं पे भी मिल सकते हो सकता है फ्रेश वाटर में रहे या हो सकता है मेरीन वाटर में रहे। डायटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो 2-3 ओवरलैपिंग सेल बनाते हैं, जो कि एक सोप बॉक्स की तरह होता है। सोप का बॉक्स आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, तो इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब टाइप का होता है, सोप बॉक्स की तरह, और आपस में वो ऐसे फिट रहती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, ठीक है। तो सिलिका की बनी होती है तो मतलब इतनी हार्ड होती है ना कि क्या होता है कि मान लो क्राइसोफाइट मर भी गए तो उनकी सेल वॉल रह जाती है वहाँ पे जमा होकर, सारा का सारा एक जगह पे जमा हो जाती है, बॉटम ऑफ द वाटर में चली जाती है, और वो एक रिजर्वायर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ, और वो एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का बना लेती है वो सारा सिलिका जमा होके। It may extend for the 100 meter and used for the polishing, filtration of oil, syrups. They are the chief producer of the oceans। और ये जो होता है ना एक्सटेंड कर सकता है 100 मीटर, मतलब आप सोच सकते हो इतने सारे मतलब क्राइसोफाइट्स होते हैं ना, बहुत सारे क्राइसोफाइट्स होते हैं जो कि इतना सारा सिलिका जमा कर देते हैं कि पहाड़ बना देते हैं, एकदम 100 मीटर से भी ज़्यादा का पहाड़ बना देंगे कतई।
है ना। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, इसको हम पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए एंड सिरप्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और अशियंस में क्या होता है कि एक चीप प्रोड्यूसर की तरफ काम करते हैं, मतलब अशियन में ना इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है भाई। बहुत सारे लोग के लिए ये एक चीप प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक सिंगल सेल होता है, मोटाइल होते हैं, बाईफ्लैजेलेट होते हैं और 2 फ्लैजेला पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं, खुद ही खाना बना सकते हैं। प्रीडोमिनेंट कलर तो गोल्डन ब्राउन होता है, लेकिन इसके बहुत सारे कलर है, किसी भी कलर का हो सकता है, लाल, हरा, पीला, नीला, किसी भी कलर का हो सकता है। सम डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक द गाइनोमोडोनियम एंड द गोनियोलेक्स ग्रो इन द लार्ज नंबर इन द सी। तो समुद्र में क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे हमारे डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं जो कि एकदम क्या करते हैं ना, लाल कलर के होते हैं। तो पूरा जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा रहे ना किसी समुंदर के अंदर, तो एकदम समुंदर ऐसा लगता है कि लाल हो गया, मानो किसी के खून हो गया, ऐसा लगता है, सच बता रही हूँ। तो मतलब ऐसा ही लगता है। तो ये सारे क्या होता है, कारण कौन होता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है। और हमें लगता है कि पता नहीं कोई खून वून तो ना कर गया, कतई कत्ल हो गया किसी का। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स जो होते हैं इसमें हमारी यूग्लिना आती है। यूग्लिना इसकी मेन मेंबर है, जिससे कि हम और सारे मेंबर्स के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। ये यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स इनमें पाए जाते हैं विच पॉजेस द पेलिकल। इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती बल्कि पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल ना एक प्रोटीन का एक सब्सटेंस होता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होती है। इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक तो छोटा सा फ्लैजेला होता है, एक बहुत ही बड़ा फ्लैजेला होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये क्या करती है, खुद खाना बना लेती है, और जब अगर सनलाइट नहीं मिली तो दूसरों को खाना शुरू कर देगी, ये इस हद तक गिर जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर यूग्लेनोइड्स का, इसमें आते हैं यूग्लिना और पेरेनिमा। आप मेन इंपॉर्टेंट यूग्लिना याद करके चले, पेरेनिमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्लाइम मूड। स्लाइम मूड जो होता है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है, वो डिकेइंग ट्विग्स को और लीव्स को खाता है ना, जो सड़ी गली पत्तियां हैं और ये सारा चीज़ है उसको जाके खाता है। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये ना अपने आप को बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करके एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसे करके एक एग्रीगेशन टाइप का बना लेता है। और इसमें क्या करता है, फिर वो एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है इस तरह का। फ्रूटिंग बॉडीज़ में क्या होते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं इस तरह के। द सेल वॉल ऑफ द स्पोर्स कंटेन द सेलुलोज। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, उसमें खुशी की बात तो ये है कि उसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। और ये जो स्पोर्स होते हैं इतने हल्के होते हैं, हवा से ऐसे जाएंगे और फिर जहाँ पे भी गिर गए मिट्टी में, फिर वहाँ पे दोबारा से क्या करेंगे, जन्म ले लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है फाइसेरम एंड फ्यूलिगो। आप चाहें तो याद करें, वरना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, वो कभी भी खुद खाना नहीं बनाएंगे, उन्होंने ठान रखा है दूसरों को खाना है। एंड लाइव एज प्रेडेटर एंड द पैरासाइट। या तो वो प्रेडेटर रहेंगे या तो वो कतई किसी के पेट में जाके अंदर रहेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दे आर कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। कहा जाता है कि इसी से ही एनिमल बाद में बने होंगे। एमोबोइड जो है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोटोजोन्स होते हैं। पहला होता है हमारा एमोबोइड प्रोटोजोन्स। एमोबोइड प्रोटोजोन्स के बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है कि उनके पास सीडोपोडिया प्रेजेंट होती है, फॉल्स फीट प्रेजेंट होती है। सम आर पैरासिटिक ऑल्सो। कुछ तो पैरासिटिक होते हैं, क्या करते हैं, ऐसे अमीबा को तुमने देखा होगा क्या करता है, ऐसे खाना लिया और ऐसे अंदर ऐसे आगे करके बढ़ा के और फिर इसको पेट के अंदर ले लेता है। तो ये क्या हुआ, ये हरकत तो बहुत ही गलत है। नेक्स्ट है आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, जो कि फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं और या तो पैरासिटिक होते हैं। दे हैव द फ्लैजेला, उनके पास फ्लैजेला पाई जाती है, ये उनका मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जो कि एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं और उनके पास सिलिया होती है बहुत ज़्यादा। इसका नाम सिलिएटेड कौन सी खुशी में, कोई मजाक चल रहा था क्या। हर चीज़ के नाम के पीछे एक लॉजिक होता है। सिलिएटेड का मतलब है कि इसकी बॉडी पे छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिसको सिलिया बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स, इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। तो स्पोरोजोन्स ऐसे ही कुछ की खुशी में नहीं रखा गया है बच्चों, इसके पीछे रीज़न है कि इनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक स्पोर लाइक स्टेज आता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, है ना। तो वो स्पोरोजोन्स का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट फटाफट से आ जाते हैं फंजाई वाले किंगडम पे, ठीक है। तो फंजाई आखिरकार क्या होती है। फंजाई में हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया, है ना, और बहुत ही अलग अलग तरह की फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो फंगस होता है ना, बहुत ही घटिया टाइप का होता है कतई, है ना। और मतलब ये खुद तो खाना बनाता है नहीं, हेटेरोट्रॉफिक होता है, स्पोर बनाता है। स्पोर बनाने का मतलब है बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। मान लो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, फटाफट से आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास की वेसिकुलर नहीं होता है।
सेल बॉल इज मेड ऑफ द काइटिन और द फंगल सेलुलोज। इसकी जो सेल बॉल होती है वो बेसिकली काइटिन की बनी होती है, आप लोग इतना याद रखो। रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये अपना खाना स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जाना होगा आपने, एल्गी और फंजाई का लाइकेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव भी हो सकता है, लाइक फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से या बर्डिंग से हो सकता है। सेक्सुअली कोनिडिया बना सकता है, स्पोंजियोस्पोर्स बना सकता है या जू स्पोर्स बना सकता है। कॉनिडिया तो खैर आगे समझेंगे, लेकिन जू स्पोर्स समझा देना चाहती हूँ। जू स्पोर्स का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जो कि चल सकते हैं। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो एनिमल की तरह ये स्पोर्स चल सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊ स्पोर्स से हो सकता है, एस्कोस्पोर्स से हो सकता है, बेसिडियोस्पोर्स से हो सकता है। यहाँ पे ऊ स्पोर्स को समझाना चाहूँगी। ऊ स्पोर्स जो होता है वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है बहुत ही मोटी सी होती है, एकदम भारी सी बड़ी सी होती है ना, नॉन मोटाइल होती है कि फीमेल कहती है मैं चलूँगी नहीं, मेरे उसके फैशन है ना। और जो मेल गैमेट होता है बहुत ही छोटा सा होता है, नन्नू सा, है ना। और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। ऐसा ह्यूमन की तरह थोड़ा थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा। अब सेक्सुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इस पर इंपॉर्टेंट आप लोग नोट डाउन करके चलो। फर्स्ट स्टेप होता है इनकी रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले क्या होता है ना कि मान लीजिए ये आपका मेल गैमेट है और ये आपका फीमेल गैमेट है, तो सबसे पहले क्या होगी, इनके जो प्लाज्मा है वो मिल जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, ऐसा सीन है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि कैरियोगेमी होगी। उसके बाद न्यूक्लियस जो थे वो भी साथ में मिल जाएंगे, जो न्यूक्लियस थे वो मिल जाएंगे, इस तरीके से दोनों मिल गए न्यूक्लियस भी। अब क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि जितने भी स्पोर्स होंगे उनमें जो है n नंबर ऑफ पाए जाएंगे और वो हैप्लॉइड होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी शायद ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन टेंशन की बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला हमारा ग्रुप होता है फाइकोमाइसिटीज, जिसको एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े एल्गी से मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एल्गल फंजाई। दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट। ये ना पानी वाली जगह पे रहते हैं। या तो क्या करेंगे, जो हमारी डिकेइंग वुड्स हैं, ऐसी लकड़ियाँ जो सड़ने वाली है, गल गई हैं, उनके पास रहेंगे जाके। इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है या तो सीनोसिटिक होता है। मतलब इनकी जो माइसीलियम है बच्चों, इनकी जो एक तो आपको 2 टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझने होंगे, व्हाट इज़ द मीन्स बाय माइसीलियम एंड व्हाट इज़ द मीन्स बाय हाइफी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो फंजाई होता है उसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये माइसीलियम है, ये आपका क्या है, माइसीलियम है। लेकिन इसमें से जो एक चीज़ सिर्फ है वो आपकी हाइफी है। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी याद करना है, पर याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताया जाता है कि इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं, ऐसे इस तरह के सेप्टा नहीं बने हुए हैं, ठीक है, बल्कि ये एसेप्टेट है और सीनोसिटिक है। सीनोसिटिक का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे करके प्रेजेंट है एक साथ ही। नेक्स्ट आइए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स से होता है। मतलब ये है कि मोटाइल आपके स्पोर्स होते हैं, है ना, मतलब जो चल सकते हैं। एप्लिनोस्पोर्स भी बना सकता है, हो सकता है इसके स्पोर्स ऐसे हों जो कि ना चल पाएँ। और इसके एग्जाम्पल जो है म्यूकस है, राइजोपस है और एल्बुगो है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाइए एस्कोमाइसिटीज़ पे। एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग सेक फंजाई के नाम से जानते हैं और ये जो होते हैं आपके सेप्रोफिटिक होते हैं। मतलब ये ऐसे फंजाई है ना जाके सड़ी गली चीज़ों को ही खाएंगे, इनको उसी में मज़े आते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कोई मर गया, कोई जानवर मर गया या कुछ भी मर गया तो जाके उसको खाएंगे, है ना। पैरासिटिक होते हैं, वरना पैरासिटिक का क्या मतलब है भाई, जाके किसी बॉडी के अंदर रहेंगे। कॉप्रोफाइलस का क्या मतलब है, गोबर के ऊपर जाके मतलब कि ग्रो करेंगे, ऐसे होते हैं चीप टाइप के एकदम। माइसीलियम एंड ब्रांच्ड एंड सेप्टेट एंड असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया। इनमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड टाइप का होता है, मतलब इस तरह का माइसीलियम नहीं रहेगा कि हाँ सिंपल सा माइसीलियम, इस तरह से ब्रांच ऐसे और ऐसे करके हूँ करके इस तरीके से रहेगा माइसीलियम। तो आप देख रहे हैं ब्रांच्ड है और सेप्टा भी बना रहेगा और कुछ इस तरीके से कुछ सेप्टा बने रहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एस्कोस्पोर्स होता है और जिसमें कि फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती है, जिसको कि एस्कोकार्प कहा जाता है। तो इसमें बहुत ईजी है याद करना, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ है तो एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प बहुत ही आसान है। मतलब एस्को वर्ड जहाँ पे यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पे समझ जाना एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में बोल रहा है। एग्जाम्पल लर्न कर लो, न्यूरोस्पोरा होता है, एस्परजिलस होता है, क्लेविसेप्स होता है। बच्चों ये तो तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा, चाहे जो भी करो, चाहे बार बार बोलते जाओ, राम नाम जाप की तरफ बोलो, चाहे जो करना है करो।
चाहे आप एक पेज पे लिख के उसकी आरती उतारो, जो करना करो, लेकिन याद कर लो। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होती है वो होती है क्लब फंजाई। इसको क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं क्लब फंजाई, किस खुशी में कहते हैं? कहा जाता है कि इसमें ना मशरूम प्रोड्यूसिंग फंजाई आते हैं। सारे के सारे मशरूम देखा आपने? कई लोग कहते हैं मशरूम जो है ना वो सब्जी नहीं है, सही कहते हैं वो लोग, क्योंकि सच में सब्जी नहीं है, वो फंजाई है ना। वो क्लब शेप्ड का होता है, वो जो उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है इस तरह की, आपने देखा होगा जहाँ तक मशरूम, वो क्लब शेप्ड का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। और उसमें जो आप लोग देखेंगे उसमें ना नीचे की साइड यहाँ पर कुछ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा, लेकिन अगली बार जब भी मशरूम बने आपके घर में फटाफट से देखना, अंदर गिल्स है और गिल्स के अंदर कुछ बेसिडिया पाए जाते हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। इनकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है, जैसे मैंने पहले बताया सेप्टेट होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्शुअल स्पोर्स जो होते हैं वो मिले ही नहीं है, इसके सेक्शुअल स्पोर्स मिले ही नहीं है, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे लिए खुशी की बात है, वरना हमें याद करना पड़ता। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स से बेसिडियम बन के होता है, वही सारी बातें आ जाती हैं। बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियम में बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ को बेसिडियोकार्प कहते हैं। वहाँ पर क्या कह रहे थे, एस्कोकार्प कह रहे थे, वही बातें हैं, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल क्या है, एगरिकस, ओस्टिलगो और पक्सीनिया है इसके एग्जाम्पल, इसको याद करना होगा आपको। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटीज़, द फंजाई इम्परफेक्ट। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो होता है वो एक इम्परफेक्ट टाइप का फंजाई होता है। इम्परफेक्ट मतलब जो बंदा परफेक्ट ना, उसको इम्परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई होते हैं। पॉलीफाइलेटिक का क्या मतलब होता है? पॉलीफाइलेटिक के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रख तो दिया है, लेकिन वो एक जैसे ही नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह की ऑर्गेनिज्म को हमने एक साथ रख दिया है। उनके एंसेस्टर भी अलग अलग है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कचरा की तरह है ड्यूट्रोमाइसिटीज़, जिसमें अगर तुम्हें कुछ पल्ले ना पड़े तो आके डाल दो। दैट डू नॉट डिस्प्ले अ सेक्शुअल फेज। जब हमें ना इसकी सेक्शुअल फेज नहीं मिलती है तो हम कहते हैं, हमारा दिमाग भनक जाता है और हम कहते हैं देखो ऐसा है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है, हमें नहीं पता, ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि सेक्शुअल नहीं, मतलब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो हम लोग कहते हैं नहीं ये गंदा है, ये गंदा है, ठीक है। माइसीलियम जो होता है वो सेपरेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ जो मेंबर्स होते हैं सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स भी होते हैं, तो ये आपको याद करना है। एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलेटोट्राइकम। यहाँ पे एम लिख देना है आपको, ठीक है, यही है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो होता है वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं। किंगडम प्लांटी को हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है, हम लोग को पता भी है, क्योंकि प्लांट्स तो हम देखते रहते हैं आए दिन, है ना। तो आपको बता दूं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके पास सेल वॉल होती है और वो उनके पास एक वैक्यूल भी होता है बहुत बड़ा सा, है ना, और वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उनके प्लास्टिड के अंदर जाओगे ना तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हमारे अंदर भी अगर ऐसा कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है तो हम लोग भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऐसे धूप में बैठ जाते हैं हम लोग, ओम नमः शिवाय कहते और खाना बन जाता हमारे पेट के अंदर, लेकिन हम नहीं कर पाते ऐसा, बहुत ही दुख की बात है ना। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द फोटोसिंथेसिस। और जो हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाता है। दे आर प्राइमरली नॉन मोटाइल एंड लाइव एनकॉर्ड टू द सबस्ट्रेट। ये जो होता है नॉन मोटाइल होता है। कभी तुमने प्लांट्स को चलते हुए देखा है क्या? किसी भी बच्चे ने अगर देखा हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देगा। एंड लाइव एनकॉर्ड टू बी अ सबस्ट्रेट। और मतलब ये है जो है ना कि बहुत, लेकिन ये लाइव है, ऐसा नहीं तुम समझो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये मरा हुआ है क्योंकि चल नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली असेक्सुअल और सेक्सुअल। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। आप सोचोगे मैम प्लांट्स और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हमें तो बहुत ही बेढंगी सी बात ही लग रही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर मल्टी सेलुलर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो भी बनाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। और एल्गी जो होती है लैक द एम्ब्रियो स्टेज। एल्गी में कभी भी एम्ब्रियो स्टेज नहीं मिलता है, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। प्लांटी के भी अपने सब ग्रुप्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। एल्गी होते हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो उसी में बताया जा रहा है कि एल्गी एक एक्सेप्शन है जो कि आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट है आपका कि जो लाइफ साइकिल होती है उसमें अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक स्टेज होती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। मतलब कई बार तो उनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कई बार 2n, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, और किसी में कोई डोमिनेट कर रहा है तो किसी में कोई डोमिनेट कर रहा है। किंगडम प्लांटी जो होता है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो होते हैं ऐसे किंगडम होते हैं जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं,
जिनके पास की सेल वॉल नहीं होती, हमारे पास सेल वॉल नहीं है। हमें बहुत ही अजीब लगता है कि हम तो इतना मजबूत है पर हमारे पास सेल वॉल ही नहीं है, बताओ। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। और हम हमेशा क्या है कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, है ना। हमें क्या चाहिए, साग चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए, है ना, आलू भिंडी गोभी चाहिए। कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा ना, अब हवा से तो आएगा नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका जो खाना, हम लोग के खाना खाने का क्या तरीका, आप अपने एग्जाम्पल के साथ समझो ना। होलोजोइक तरह का न्यूट्रिशन हमारा, हम क्या करते हैं, खाना को लेते हैं अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं, हमारी बॉडी में पच जाता है और फिर वो निकल जाता है हमारी बॉडी से। रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन और फैट्स होता है हमारी बॉडी में। कैसे बताओ, कैसी फूड इकट्ठा होती है। रिजर्व फूड क्या है, हम कहते हैं अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो इसका मतलब फैट इकट्ठा हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉपुलेशन से होता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए कॉपुलेशन होता है, प्रॉपर जो है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में डाला जाता है एकदम इंटेंशनली। एंड मेल एंड फीमेल जो होती है उसमें एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है कि बेबी एक पूरा आपने देखा डिलीवरी होती है और फिर एम्ब्रियो भी बनता है इसमें एनिमीलिया वाले ग्रुप में। दे आर अराउंड 24 फाइला इन द एनिमल किंगडम। और यहाँ पर क्या होता है, 24 फाइला होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग, जो कि हमें पढ़ने होंगे, हमें नाम भी याद करना होगा, हमें सबका कैरेक्टर भी याद करना होगा। द लार्जेस्ट ऑफ विच इज़ द फाइलम कॉर्डेटा। सबसे बड़ा फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिसमें कि बहुत सारे जो होते हैं हमारे क्लासेस वगैरह आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स द एवरीथिंग विद अ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा का मेन फीचर होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, हम उसको कॉर्डेटा में डाल देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो बलून जैसा दिखे चाहे हम इंसान जैसा दिखे। और इसमें हमारे बहुत सारे हमारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे फिशेस पढ़ना है हमें, एम्फीबियंस पढ़ने हैं, रेप्टाइल्स पढ़ने हैं, बर्ड्स पढ़ने हैं, मैमल्स पढ़ने हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन इसमें कुछ नया भी हमको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे विटेकर की क्लासिफिकेशन में इंक्लूड ही नहीं होती, जो कि हमें पढ़ना है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेन। आपने आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरस ट्रेंडिंग में है ना, कोरोना वायरस, तो समझ लेते हैं कि वायरस क्या होते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रायॉन्स को और लाइकेन को कोई जगह नहीं मिली है ना, और इन्हें रफा दफा कर दिया और इसको कहा गया कि यार तुम लोग तो अलग ही ढंग के लोग हो, पता नहीं तुमको कहाँ ही रखे। तो इनको कहा गया कि यार तुम ना साइड हो जाओ, हम तुम्हें ना किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखेंगे, तुम थोड़े अलग टाइप के ही हो कतई, है ना। फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये वायरस क्या होता है। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन गाइस, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है इसका मतलब कि उसके पास सेल होना चाहिए, और वायरस के पास सेल ही नहीं है, तो क्या इसको नॉन लिविंग बोल दूँ, क्या करूँ। हैविंग द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब ये बॉडी से बाहर, मान लो कि ये मेरी बॉडी के अंदर नहीं घुसा है, और घुसे भी ना भगवान करे, है ना, ये बाहर है, ये हमारे कहीं बाहर पड़ा हुआ है रेत वेत में या कहीं हवा में है हमारा वायरस, तो उस टाइम पे वो जिंदा नहीं है, उस टाइम पे वो मरा हुआ है। पर जैसे ही वो हमारी दुश्मनों की बॉडी में चला गया, मान लो मेरा कोई दुश्मन है, उसकी बॉडी में वो चला गया, क्या होगा, उसकी बॉडी में जाके वो जिंदा हो जाएगा और फिर उसकी बॉडी को ही खाने लगेगा, ख़त्म करने लगेगा एक तरह से, है ना, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी में ऐसी चीज़ें बनवाएगा जो वो खुद चाहता है, और उसकी बॉडी को धीरे धीरे एकदम इम्यूनिटी से एकदम वीक कर देगा। When they enter the living cell, they take over the machinery of the living cell to replicate themselves। और वो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए लगातार जो है वो हमसे ऐसी चीज़ें बनवाएगा जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। अब ये आखिरकार वायरस की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने खोजा, सब कुछ आपको याद करना है। डीजे इवानस्की जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ तंबाकू। एक दिन की बात है, डीजे इवानस्की कहीं पे होंगे, तंबाकू के गार्डन में होंगे शायद, तो तंबाकू को उन्होंने देखा कि यार ये तंबाकू के प्लांट्स में हो क्या गया है, इसकी पत्तियों पे ये धब्बे धब्बे काहे आ गए हैं, है ना, मोज़ेक काहे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, देखते हैं क्या कारण है। तो उन्होंने थोड़ा पता करने की कोशिश की। आप लोगों को तो इंटरेस्ट है नहीं पता करने में, तो उन्होंने ही पता करने की कोशिश की थी बहुत पहले। इन एडिशन टू द प्रोटीन, वायरसेस ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी DNA और RNA। मतलब वायरस के पास सीन क्या है, वायरस के पास ना DNA भी है, RNA भी है, प्रोटीन्स भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। In general, virus that infect the plant have the single-stranded RNA and virus that infect the animal have the double-stranded DNA। तो मतलब क्या होता है, जनरली अगर एक बात की जाए, जनरल बात की जा रही है, इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, उनके पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, सॉरी RNA होता है। लेकिन जो वायरस ऐसे एनिमल को मतलब इन्फेक्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बॉडी में चले जाते हैं, उसको डबल स्ट्रैंडेड DNA उसके पास यूजुअली पाया जाता है। नेक्स्ट आपका सम कॉमन डिसीजेज कॉज्ड बाय द वायरस आर कॉमन कोल्ड। मतलब जो मोस्ट कॉमन डिसीजेज है जो कि वायरस से होती है वो आपकी कौन कौन सी है, आपको क्या लगता है। ये जो कॉमन कोल्ड होता है हमें, जिसमें हमारी हालत एकदम हो जाती है डाउन, है ना,
वो क्यों होता है? वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, एड्स वायरस के कारण, स्मॉल पॉक्स वायरस के कारण, लीफ रोलिंग, कर्लिंग ये प्लांट्स में है ना वायरस के कारण। बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस आर कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। आपको क्या लगता है कि बैक्टीरिया को कोई नहीं खा सकता? बैक्टीरिया बहुत राज करेगा इस दुनिया में? नहीं, ऐसे भी वायरसेस जो बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बताओ, बेइज्जती हो गई, बैक्टीरिया की बेइज्जती हो गई कतई। और ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, और वो ऐसे वायरस होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं और जाके वो बैक्टीरिया को खाते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स जो होते हैं वो वायरस से अलग हैं, ये बात तो ध्यान रखो। वायरॉइड्स जो है ना वो कभी भी मतलब एनिमल्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वायरॉइड्स जो होते हैं वो सबसे पहले ढूंढा गया था टीओ डायनर के कारण। टीओ डायनर जो सर जो थे उन्होंने ढूंढा कि वायरॉइड्स नाम की भी मार्केट में कोई चीज़ है, और उन्होंने कहा ये नया इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी छोटा है। ओ माय गॉड, वायरस वैसे ही इतना छोटा है, उससे भी छोटा है वायरॉइड्स, जो कि क्या करता है पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस कर देता है। मतलब वो क्या करता है, अचानक से देखा गया कि यार पूरी की पूरी कंट्री में जो पोटैटो था उसका शेप इस तरीके से स्पिंडल की तरह हो जा रहा था। तो सब कह रहे क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया पोटैटो में? तो पता किया गया कि भाई पता करो साइंटिस्ट लोगों कि इतना सारा आलू हमारा जो ख़राब हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। तो पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ओ माय गॉड, मतलब इसमें कुछ ऐसे वायरॉइड्स नाम की चीज़ है जिनके पास की क्या है ना कि आरएनए तो है लेकिन प्रोटीन कोट ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वायरॉइड्स के आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, उनका वजन बहुत ही कम होता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स जो होता है, मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्ट ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। मतलब वायरस में क्या था, वायरस के पास क्या था कि प्रोटीन के अंदर डीएनए या आरएनए कुछ ऐसा सा प्रेजेंट था। फिर हमने वायरॉइड्स की बात की। वायरॉइड्स में हमने कहा कि ऐसा है, जो हमने क्या कहा कि जो वायरॉइड्स है, सबसे पहले वायरस में क्या था कि प्रोटीन के अंदर हमारा डीएनए या आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल था। फिर हमने कहा कि जो आपका प्रायॉन्स है वो क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होता है। तो वायरॉइड्स के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ उसके पास आपका क्या होता है कि आरएनए ही होता है जो कि लो मॉलिक्यूलर का होता है। उसके बाद अगर बात करें प्रायॉन्स क्या होते हैं, तो प्रायॉन्स के पास तो और हद मचा रहा है कि सिर्फ उसके पास प्रोटीन है, फिर भी वो इन्फेक्शियस है और वो बहुत ही घटिया टाइप की बीमारी करता है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू द वायरस। इसका साइज पूछेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मैम ये वायरॉइड से भी छोटा होता होगा, हालांकि इसके पास सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन आप लोग भ्रम में हैं। एजेंट जो है सिमिलर इन साइज है वायरस के। दिस एजेंट वर कॉल्ड द प्रायॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिसीजेस कॉज्ड बाय द प्रायॉन्स। हमें नहीं पता कि ये कितनी तरह की बीमारियां करता है और ना तो हम इतना इंटरेस्टेड है, लेकिन प्रायॉन्स के बारे में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें पता चला है डिसीजेस, वो है हमारा बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जिसको कि मैड काउ डिसीजेस कहा जाता है।